बीएसटी के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का अर्थ यह हुआ कि हम कोई बिजनेस अगर करना चाहते हैं उसके लिए हमको जो फंड की ज़रूरत है उनके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, किन किन जगहों से हमको सोर्स मिल सकता है। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग होता है उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं। ऑनर्स फंड, जिसको हिंदी में हम स्वामित्व पूंजी बोल सकते हैं। स्वामित्व पूंजी या स्वामित्व फंड भी बोल सकते हैं, मतलब जो व्यवसाय का मालिक है वो पूंजी लगाता है। और दूसरा जो फंड होता है उसको बोरोड फंड बोलते हैं। बोरोड फंड, जिसको उधार मांगी गई पूंजी या लोन के द्वारा ली गई पूंजी या उधार फंड के नाम से भी या उधार पूंजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो स्रोत होते हैं, एक स्वामित्व यानी ओनरशिप फंड होता है और दूसरा होता है बोरोड फंड। ये दो मुख्य प्रकार हैं। इसके बाद अब जैसे ऑनर्स फंड में क्या क्या आते हैं, देखिए ऑनर्स फंड का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए पहले ऑनर्स फंड का लिस्ट हम देखते हैं कितने तरह का ऑनर्स फंड होते हैं। ऑनर्स फंड में पहला फंड आता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा आता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद तीसरा जो फंड होता है ऑनरशिप फंड का, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग होता है तीसरा फंड। और चौथे फंड में हमारा जीडीआर होता है। जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। पांचवें फंड में हम एडीआर बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और छठा जो फंड होता है ऑनरशिप फंड में वो हमारा होता है आईडीआर, जिसको इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। तो इसमें अब बारी बारी से प्रत्येक का अध्ययन हम लोग को करना है। जैसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, तो हम लोगों को इसको समझना कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, देखिए दो प्रकार के शेयर इशू किए जाते हैं। अगर हमको बिजनेस के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो दो तरह के शेयर हम इशू करते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रेफरेंस मतलब पूर्वाधिकार। ये ऐसे शेयर होते हैं जिन्हें इनके द्वारा लगाई गई पूंजी और इन्हें मिलने वाला जो डिविडेंड होता है, आप जानते हैं कि चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर है, इनको इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के बदले में डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी में किसी प्रकार का यदि प्रॉफिट होता है तो उसके बदले में इनको लाभांश मिलता है, लाभ का अंश, लाभ में हिस्सा मिलता है, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब ये जो डिविडेंड होता है ये कैसे मिलता है, तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं उनका डिविडेंड का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स्ड होता है। तो क्या होता है कि कंपनी को जो कुछ भी लाभ होता है, जो भी प्रॉफिट कंपनी को होती है, उस प्रॉफिट में ज़रूरी रिजर्व और डिबेंचर होल्डर को या लोन वगैरह जो कंपनी ली रहती है उसमें से इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद जो कुछ भी रेस्ट प्रॉफिट बचता है उसमें फिक्स परसेंट डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दिया जाता है। और इसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है डिविडेंड का तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। अगर इन लोगों को पेमेंट करने के बाद पैसा नहीं बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है। एक बात और आपको गौर करना है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर
ये सबसे बड़े रिस्क बियरर होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क बियरर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके द्वारा लगाई गई कैपिटल, यानी ये जो शेयर बाई करते हैं, परचेज करते हैं, उसका जो कैपिटल है वो भी रिटर्न होगा कि नहीं होगा, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। कंपनी के जीवन काल में, कंपनी के लाइफ में तो कभी इनका पैसा वापस होता ही नहीं है। कंपनी के वाइंड अप होने के बाद, बंद होने के बाद भी सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट होता है। क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद लोन का पेमेंट होता है। लोन का पेमेंट इंटरेस्ट देने के बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का पेमेंट होता है। इसके बाद अगर पैसा बचता है तभी जाके इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल और उनका डिविडेंड का पेमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सबसे बड़े रिस्क बियरर होते हैं ये। तो ये तो हम लोगों ने समझा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। लेकिन हाँ, कंपनी के सबसे असली मालिक होते हैं ये, रियल ओनर यही होते हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में या किसी भी तरह का वोट देने का अधिकार है। और इसके साथ ही साथ इनको कंपनी का असली मालिक कहा जाता है। ये कंपनी के असली मालिक होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए ऐसा लगता है कि जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को लाभांश में हिस्सा लगता है ज़्यादा नहीं मिलता है। नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि देखिए, इनको डिविडेंड में भी, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड में भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। कहा जाए तो कैसे? क्योंकि देखिए, क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के बाद, लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचता है, तो उसमें प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देने के बाद जो कुछ भी पैसा बचता है, सपोज मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी को 1,00,000 रुपए का लाभ हुआ, उसमें 20,000 रुपये इंटरेस्ट वगैरह दे दिए, 80,000 बचा। अब मान लीजिए कि 8,000 रुपया हम डिविडेंड दे दिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, तो 72,000 बचा। ये पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो ये कहना गलत है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड मिलता है। सच पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। और इक्विटी शेयर का रेट प्रेफरेंशियल से थोड़ा सस्ता भी होता है, यानी कम पूंजी लगा करके ज़्यादा लाभ कमाने वाले होते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि कंपनी यदि बंद हो जाती है या कंपनी में कोई रिस्क आता है तो सबसे बड़ा रिस्क भी इनका होता है, क्योंकि इनका पैसा सबसे लास्ट में मिलता है। अब आइए इसको खूब अच्छी तरीके से समझा जाए स्टार्टिंग से। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। बिजनेस फाइनेंस इज ए प्रोसेस दैट टेल्स हाउ टू raise money for carrying out business activities and on which item to spend it to that maximum profit can be obtained from the limited financial resources। हम जानते हैं हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इन लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, उसके लिए किन किन स्रोतों से हम बिजनेस के लिए फाइनेंस का अरेंज करें। व्यावसायिक वित्त एक प्रक्रिया है जो यह बताती हमें कि व्यावसायिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार धन को जुटाया जाए ताकि सीमित साधनों से अधिक प्रॉफिट प्राप्त किया जा सके। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, हमारा हो गया बिजनेस फाइनेंस का, किस तरह से हम कहाँ से पैसा जुटाएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। अब दूसरे पेज में आते हैं। यहाँ पर दिया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, व्यावसायिक वित्त की प्रकृति क्या है, ये सभी व्यावसायिक क्रियाओं का आधारशिला है। ठीक है, बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। दूसरा नंबर है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, ये व्यवसाय के आकार का निर्धारण करती है। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप बड़े आकार का बिजनेस कर सकते हैं, और फंड कम है तो आप छोटे आकार का बिजनेस करेंगे। उपयुक्त वित्तीय नियोजन, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आपके पास पैसा पर्याप्त है तभी आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्यावसायिक वित्त कई प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल या बिजनेस फाइनेंस, जैसे कि 3 तरह के होते हैं। इसका अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे 3 प्रकार कौन कौन होता है, तो कुछ
लोन बिजनेस के लिए हम लेते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पहला नंबर शॉर्ट टर्म लोन या फिर शॉर्ट टर्म का जो फाइनेंस होता है उसको, जैसे ये होता है 0 मंथ से लेकर 6 मंथ तक, ये शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा होता है मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म में होता है 6 मंथ से ऊपर हम जाएंगे और 3 साल तक का अगर हम बिजनेस फाइनेंस अरेंज करते हैं तो मिडिल टर्म हो गया। और एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म कितना होता है, 3 साल से ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो कई प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का तो हम लोग जानते हैं। ऐसे तो बिजनेस फाइनेंस को हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। इसमें भी 3 प्रकार होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। इसको भी हम लोगों ने भी देखा। इसके बाद तीसरे पेज में हम आते हैं तो नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यवसायिक वित्त की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, क्यों हमको जरूरी है बिजनेस फाइनेंस। तो पहला नंबर होता है कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, स्थापना करने के लिए। फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के संचालन के लिए। फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन का अर्थ यहाँ होता है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो आज नहीं तो कल उसे हमें बढ़ाना पड़ता है, तो भविष्य में इसके विकास के लिए, इसके प्रोग्रेस के लिए भी हमको बिजनेस फाइनेंस चाहिए। लाभ को वृद्धि करने के लिए, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो फॉर इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉफिट। फॉर फेसिंग रिसेशन, रिसेशन मंदी काल को कहते हैं। मंदी काल का अर्थ होता है जब पैसा हमारे पास नहीं रहता, वैसी स्थिति में, वैसी स्थिति का सामना करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तरह तरह का प्रोग्राम हम बनाएंगे, तरह तरह का व्यवस्था करेंगे ताकि मंदी काल का सामना हम कर सकें, रिसेशन का सामना हम कर सकें। तो इसके लिए बिजनेस फाइनेंस हम लोगों के लिए ज़रूरी है। चौथा पेज में आप आइए, यहाँ कहता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो अभी हम लोगों ने देखा था अभी शॉर्टकट। सोर्स क्या होता है, तो पहला नंबर ऑनर्स फंड होता है, दूसरा बोरोड फंड होता है, जैसा मैंने बताया था। ऑनर्स फंड में इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए, प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर लिए, रिटेन्ड अर्निंग, इसके बाद बताया था हमने GDR, ADR और IDR, ये इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। लेकिन बोरोड फंड की चर्चा हम लोगों ने नहीं किया था। तो बोरोड फंड क्या होता है, जब हम पैसा कहीं से लोन के रूप में, उधार के रूप में लेते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट जन निक्षेप से पैसा लेते हैं। ट्रेड क्रेडिट, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD। तो इतना प्रकार होता है हमको फंड अरेंज करने का। मतलब सबसे मुख्य प्रकार इसमें क्या क्या होता है, जैसे हमारा ऑनर्स फंड होता है, स्वामित्व पूंजी, दूसरा बोरोड फंड होता है। तो 6 टाइप इसमें होता है और 6 ही टाइप इसमें भी होता है। तो इसको हम लोगों को अच्छा से याद कर लेना। अब हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में हम लोग स्टडी यहाँ पर करेंगे, पेज नंबर 5 में। अब आइए इंट्रोडक्शन में आते हैं। ऑनर्स फंड किसको कहते हैं, तो स्वामित्व पूंजी का अर्थ स्वामियों के द्वारा योगदान की गई पूंजी से के साथ साथ कंपनी के संचित लाभ से होता है, जैसे कि समता अंश, और संचित पूंजी भी बोल सकते हैं इसको, संचित लाभ भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ऑनर्स फंड रेफर्स टू फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जगह पर हम लोग रिजर्व प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ऑफ द कंपनी। जैसे एग्जांपल पे लेते हैं इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग, ये हमारा ऑनर्स कैपिटल कहलाता है। यानी स्वामित्व पूंजी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हम लोग 6ठा नंबर पेज में आते हैं। ऑनर्स फंड का जो है वो फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, ऑनर्स फंड का सबसे बड़ा विशेषता होता है कि ये अस्थाई पूंजी का स्रोत होता है, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। दूसरा विशेषता है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, आप इसमें कितना भी रिस्क ले सकते हैं, जोखिम पूंजी का प्रावधान। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसको लेने के लिए कोई सिक्योरिटी या सुरक्षा रखने की आवश्यकता आपको नहीं, कहीं गिरवी रख के लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी इत्यादि आपको रख के पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका विशेषता ये है, फीचर्स ये है, द ऑनर्स फंड कंप्राइजेज ऑफ शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ऑनर्स फंड जो होता है या तो अंश पूंजी होती है या संचित लाभ में से हम इसको बनाते हैं।
तो ये हमारा विशेषता हो गया ऑनर्स फंड का। इसके बाद अगला पेज में हम आते हैं 7वां नंबर पेज में। तो बोरोड फंड का भी थोड़ा सा विशेषता हम लोग को जानना चाहिए। बोरोड फंड होता क्या, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। इसका अर्थ यह होता है कि उधार कोष फर्म की उधार को बताता है। इसमें ऋण के माध्यम से उपलब्ध होने वाले फंड शामिल होते हैं। यानी कि हम अगर कर्ज के रूप में किसी से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हैं या फिर बैंकों से लोन लेते हैं, ये सभी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं बोरोड फंड के अंदर। उधार मांगी गई पूंजी यही होती है। आइए 8वां पेज में हम लोग एक एक करके समझते हैं इसका फीचर्स क्या होता है। तो फीचर्स ऑफ बोरोड फंड का सबसे पहला फीचर होता है कि ये एक निर्धारित समय के लिए होता है, नियत समय के लिए होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। मतलब जैसे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिडिल टर्म है, तो आप उसको उस टर्म में पैसा वापस करना पड़ता है। दूसरा नंबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो बोरोड फंड को जनरली बोरोड फंड को लेने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी हमको, जैसे हम अपनी कंपनी के एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी हम रखते हैं, तभी जा कर के बोरोड फंड हमको मिलता है। तीसरा इसका फीचर से होता है कि ये जो बोरोड फंड होता है, ये इसमें रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमको ब्याज का नियमित भुगतान करना पड़ता है। यानी कि हम बोरोड फंड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स यह होता है कि हमें इसका इंटरेस्ट कम से कम हमेशा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट भी हमको देना पड़ता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, बट हमको इंटरेस्ट हमेशा पेमेंट करता है। चौथा नंबर होता है हमारा बोरोड फंड का कंट्रोल। बोरोड फंड के जो होल्डर होते हैं उनको कंपनी के कंट्रोलिंग में कोई अधिकार नहीं होता, ना ही वोटिंग का अधिकार होता है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर हम बोरोड फंड यूज़ करते हैं कंपनी के कैपिटल के रूप में, तो इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब बोरोड फंड होल्डर का कोई कंट्रोल हमारी कंपनी पर नहीं होता है। तो 4 फीचर्स हो गए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि बोरोड फंड फिक्स टाइम के लिए होता है। दूसरा, इसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, इसमें इंटरेस्ट का रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है। और चौथा नंबर, इसमें जो होल्डर्स होते हैं फंड के, जो देने वाले होते हैं, ये इनको कोई भी कंट्रोल का कोई राइट इसमें नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। इसके बाद हम लोग आइए 9वां नंबर पेज में देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि जो ऑनर्स फंड होता है ये ऑनर्स से रिलेटेड होता है। यानी इसमें जो है ऑनर्स का शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है या रिटेन्ड अर्निंग होता है। लेकिन जो बोरोड फंड होता है ना, ये मांगी गई पूंजी है। ये कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से वे ऑफ लोन और क्रेडिट, उधार मांगी गई पूंजी होती है। दूसरा नंबर, ऑनर्स फंड जो होता है ये परमानेंट सोर्स होता है कैपिटल का। लेकिन बोरोड फंड कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। इसको एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको वापस करना पड़ता है। ऑनर्स फंड जो होता है इसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी या सुरक्षा रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं बोरोड फंड बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं मिलता है। खासकर जिस कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता है वो कंपनी अपनी एसेट्स को के सिक्योरिटी पर अपना लोन लेती है। चौथा नंबर इसका है ऑनर्स फंड कंपनी के कंट्रोल में भाग लेते हैं। जैसे ऑनर्स फंड में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, एक कंपनी के कंट्रोल में भी भाग लेते हैं। इनको वोट देने का भी अधिकार होता है। लेकिन बोरोड फंड के जो होल्डर होते हैं इनका कोई राइट नहीं होता कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के कंट्रोल में भाग लेने का। ऑनर्स फंड का सोर्स में आता है आपका GDR आता है, ADR आता है, IDR आता है। बोरोड फंड के सोर्स में आपका ट्रेड क्रेडिट आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है, लोन आता है, डिबेंचर आता है, इंस्टीट्यूशन लोन भी आता है। तो ये आपका प्रकार हो गया। दूसरी बात, ये डिफरेंस हो गया ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद अगला पेज में हम बढ़ते हैं। अगला पेज में हमको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इशू ऑफ शेयर। तो शेयर का मीनिंग क्या होता है। ये तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो मीनिंग ऑफ शेयर, तो शेयर इज़ द स्मॉल यूनिट विच ऑनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। शेयर हमारी स्वामित्व पूंजी का एक टुकड़ा होता है, एक यूनिट होता है जिसमें हमारी पूंजी बटी होती है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट
पब्लिक कंपनी इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी दो ही प्रकार का शेयर इशू कर सकती है। पहला इक्विटी शेयर जिसको समता अंश बोलते हैं, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर जिसको पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। आइए हम इसमें पहला नंबर जो इक्विटी शेयर उसको देखते हैं। तो द इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डोंट कैरी एनी स्पेशल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको ना तो अपनी पूंजी और ना ही अपना डिविडेंड पूर्णतया पाने का अधिकार होता है। कंपनी में लाभ होगा तभी इनको डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी में सभी को कैपिटल चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा तभी इनके कैपिटल का रीपेमेंट हो सकता है, वरना इनके कैपिटल का कोई रीपेमेंट का कोई गारंटी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क लेकर के चलते हैं बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर, और इसी कारण से इनको कंपनी का मालिक भी कहा जाता है। इसके बाद आइए अगला पेज 11 नंबर पेज में, तो फीचर्स इक्विटी शेयर का फीचर्स क्या होता है इसको देखा जाए। तो पहला फीचर्स होता है कि प्राइमरी रिस्क बियरर। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो प्राथमिक जोखिम वहन करता होते हैं। कहने का मतलब यह होता है ना तो इनको डिविडेंड का गारंटी होता है कि इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, और ना ही इनके कैपिटल के रिटर्न होने की कोई गारंटी होती है। कंपनी में प्रॉफिट होगी तो डिविडेंड मिलेगा, वो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर बचेगा पैसा तभी इनको डिविडेंड मिलता है। तो ये बहुत बड़े रिस्क सहन करते हैं, यानी कंपनी में बहुत बड़ा रिस्क लेके चलते हैं, रिस्क वहन करने वाले होते हैं। इसके बाद आ जाइए आप क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है अवशिष्ट आय, बची हुई आय पर ही क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब जो भी इनको इन कंपनी में लाभ होता है, इस लाभ में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को हिस्सा देने के बाद फिक्स इनकम इन लोग का होता है। इसको देने के बाद अगर जो आमदनी बचेगी और ऑल पेमेंट कंप्लीट करने के बाद इंटरेस्ट देने के बाद जो इनकम बचेगी उसी इनकम पर इनको लाभ पाने का अधिकार है, नहीं तो इनको लाभ पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये इनका दो खासियत हो जाता है। अगला 12 नंबर पेज पे मिलता है अवशिष्ट आय पर दावा, तो आप देख ही लिए हैं। कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर का एक विशेषता यह है कि ये कंपनी पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये कंपनी के सबसे असली मालिक होते हैं, इसलिए इनका कंट्रोल होता है कंपनी पर। तो ये कुल मिला करके हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब आइए आप प्रेफरेंशियल शेयर किसको कहते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर आर दोज शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल ओवर इक्विटी शेयर इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। देखिए, प्रेफरेंशियल शेयर ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनको इक्विटी की तुलना में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। इनको डिविडेंड पाने का भी पूर्वाधिकार होता है, पहला अधिकार होता है, और इनको अपनी कैपिटल या पूंजी का रीपेमेंट का भी पहला अधिकार होता है। इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होता है। इसका तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए, ये जो पहले समझाए तो वही चीज़ है। आप एक एक स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए इस चीज़ को, उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में पहला नंबर आपका था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा पेज में आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तीसरा पेज में आपका है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चौथा नंबर पेज में आपका है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें क्या है कि दोनों ऑनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपका। और उसके बाद 5वां नंबर पेज में ऑनर्स फंड का इंट्रोडक्शन है, किस तरह से ऑनर्स फंड किसको कहते हैं। 6ठा नंबर पेज में ऑनर्स फंड का जो ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स है वो आपका बताया गया है। 7वां नंबर पेज में बोरोड फंड का इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ बोरोड फंड। 8वां नंबर पेज में फीचर्स ऑफ बोरोड फंड है। 9वां नंबर पेज में डिफरेंस ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में क्या डिफरेंस है। 10वां नंबर पेज में शेयर का मीनिंग है और इक्विटी शेयर का इंट्रोडक्शन है, इक्विटी शेयर किसको कहते हैं। 11 नंबर पेज में फीचर्स है, इक्विटी शेयर का फीचर्स है। 12 नंबर पेज में भी फीचर्स ही है। 13 पेज ब्लैंक है। 14 नंबर में इंट्रोडक्शन है आपका प्रेफरेंशियल शेयर का। और 15 नंबर पेज में आपका ये जो समझाया गया था स्टार्टिंग से सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसी तरह से 16 नंबर पेज में, और इसी तरह 17 नंबर पेज में, 18 नंबर,
और 19 21 जो भी है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है।